सूरतनगर गांव में बीना नाम की एक लड़की रहती थी। वो सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी थी। उस लड़की को अमीर होने का बहुत ही ज्यादा घमंड था। यदि उस लड़की के पास कोई भी मदद करने के लिए आता तो वो उसकी बेइज्जती करके चली जाती। एक बार की बात है, बीना कॉलेज अपनी कार से जा रही थी। तभी उसकी क्लासमेट नीला उसे मिल जाती है। नीला को देख बीना बोलती है, अरे नीला, तुम इस तरह कॉलेज क्यों जा रही हो? चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। आज तुम मेरे इस फॉर्च्यूनर कार में बैठकर कॉलेज चलो, क्या पता तुम्हारे भी थोड़े ठाट बाट बढ़ जाएं। नहीं नहीं बीना, तुम कॉलेज चली जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं तुम्हारी इस फॉर्च्यूनर कार में बैठकर कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो बस तुम्हें एक सुनहरा मौका दे रही थी खुद की कार में बैठने का, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं चाहिए। तुम फटीचरों को इज्जत रास नहीं आती। इतना कहकर बीना वहां से चली जाती है। और अगले 4 घंटे बाद जब बीना वापस अपने घर जाती है तब वो कुछ लड़कों को खुद के घर में देखती है। उन लड़कों के साथ साथ एक औरत और भी थी। उन्हें देखकर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। फ्रेश होकर अपना फोन चलाने लगती है कि तभी उसकी माँ वहां आती है और उससे बोलती है, बेटा तू जल्दी से सूट पहन ले, क्योंकि तुझे देखने वाले लड़के वाले आए हैं। मैं तेरी शादी करवा रही हूँ। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। चुप करो और चुपचाप नीचे आओ। अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर बीना न चाहते हुए भी तैयार होकर नीचे आती है और लड़के वालों से मिलती है। इस तरह अब बीना की शादी एक राज नाम के लड़के से हो जाती है। बीना जब विदा होकर अपने ससुराल जाती है तब वो अपने ससुराल को देखकर सभी गेस्ट के सामने बोलती है, हे भगवान, ये घर कितना छोटा है। मेरी माँ ने आखिर इसमें क्या देखा जो इस छोटे से घर में मेरी शादी करवा दी। मैं इस घर में कैसे रहूंगी? उसकी ये बात सुनकर वहां पर सभी लोग उसी को देखने लगे। सभी लोग की नजर अब बीना के ऊपर ही ठहर गई थी। ये सब देखकर बीना कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और इस तरह वो अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। लेकिन उसको अपना ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक छोटा सा घर था और बीना हमेशा से ठाट बाट में रही है। इसलिए बीना आए दिन अपनी सास पर अत्याचार करने लगी। अरे मम्मी जी, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? भगवान, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहती क्या है। एक तो ये छोटा सा घर, उसमें मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन आप है कि आपको इतनी शर्म नहीं आ रही थी। आप अपनी बहू की थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी कर दे। लेकिन बहू, हुआ क्या है? तू मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रही है? हे भगवान, आपको नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? अरे मम्मी जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आज घर का सारा काम आप कर दीजिए। वैसे भी मुझसे घर का काम नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, तू बस आराम कर। आपके कहने का मतलब क्या है कि तू बस आराम कर? आप कहना क्या चाहती है कि मैं हर वक्त आराम फरमाती रहती हूँ? हे भगवान, इस घर में आकर मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतना कहकर वो रोने लगती है कि तभी वहां पर बीना का पति राज आ जाता है और अपनी पत्नी बीना को इस तरह रोता हुआ देख वो उससे बोलता है, अरे बीना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ तो एक नंबर की कामचोर है। मेरा थोड़ा सा सर में दर्द क्या हो रहा था, उन्होंने तो मुझे कामचोर ही बोल दिया। अरे मेरी माँ ने तुमसे शादी इसलिए नहीं करवाई कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर रहूं, इसलिए करवाई है कि यहाँ मुझे कोई परेशानी ना हो। अच्छा शांत हो जाओ, मैं माँ से इस बारे में बात कर लूंगा और उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। ये सुनकर बीना अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ राज अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, आप बीना को ऐसा क्यों बोलती रहती हैं? आखिर वो जैसी भी है तो आपकी बहू ना। लेकिन बेटा, मैंने तो उसको बस इतना बोला है कि तू आराम कर ले। इस बात पर उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन माँ, आपको तो पता है ना बीना कैसी है, उसकी बातों को लेट गो किया करो। इतना कहकर राज वहां से चला जाता है। शाम का खाना वो लोग खाकर सो जाते हैं। इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं। आए दिन अब बीना अपनी सास सुजाता के ऊपर अत्याचार करती और उससे घर का सारा काम करवाया करती। देखते ही देखते अब 3 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन जब राज अपने ऑफिस जा रहा था कि तभी वो किचन में जाता है, जहां वो देखता है कि बीना अपनी सास का हाथ चाय में डुबोकर जला रही थी। ये देखकर राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दौड़ते हुए किचन में जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी बीना को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, बीना, तुम्हारी अमीरी और तुम्हारी सुंदरता पर लानत है। थू!
मैं तो तुम्हारे मुंह पर थूकूं भी ना। तुम जैसी गिरी हुई नीच औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके अपनी माँ को ही समझाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी माँ तुम्हारा इतना अत्याचार सह रही है। अगर मुझे ये बात पता होती तो शायद मैं अपनी माँ को तुम्हारा ये अत्याचार कभी सहने ही नहीं देता। तुम भले ही अमीर हो, तुम भले ही सुंदर हो, लेकिन ऐसी सुंदरता और ऐसे पैसे को आग लगा दो जो एक औरत अपने पति की माँ को अपनी माँ नहीं समझ सकती। मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था राज। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। नहीं बीना, तुमने आज सारी हदें पार कर दी। आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। निकल जाओ तुम मेरे घर से। इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। बीना अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे माफी मांगती है, लेकिन राज उसको माफ नहीं करता। ये देखकर बीना अपने घुटने के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बहू को इस तरह रोता हुआ देख वो उसे उठाती है और अपने बेटे को समझाते हुए बोलती है, बेटा, आज तक तूने मुझे समझाया है, लेकिन आज मैं तुझे समझा रही हूँ। चाहे ये जैसी भी है तो तेरी बीवी और मेरी बहू ना। तो इसे घर से मत निकाल। अगर तू इसे घर से निकालेगा तो हमारे घर की इज्जत क्या रह जाएगी। अपनी सास को अपनी तरफ बोलता हुआ देख अब बीना को अकल आ जाती है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए बोलती है, मम्मी जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपके ऊपर इतना अत्याचार किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। सुजाता उसे माफ कर देती है और इस तरह अब राज भी उसे एक मौका देता है और अब वो सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अमीरी का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका आता है।